तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। और यहाँ पे पिछली क्लास में हमने डिस्कशन किया था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के बारे में। मैंने आपको बताया था कि बिजनेस करने के बहुत तरीके होते हैं। अगर एक पर्सन चाहे तो वो अकेला अपना बिजनेस रन कर सकता है, जिसको कि हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। फिर हमने पढ़ा था एक फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है पार्टनरशिप, जिसमें मिनिमम 2 लोग और मैक्सिमम 50 लोग, मिनिमम 2 लोग और मैक्सिमम 50 लोग मिलके आपस में बिजनेस कर सकते हैं और बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट और लॉसेस को आपस में वो शेयर करेंगे। देन हमने पढ़ा था एक फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है कंपनी, जिसमें कि क्या होता है, मैं अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा एक कानून के अंदर, और उस कानून का नाम होता है कंपनीज एक्ट 2013। इट मींस अगर मैं अपने बिजनेस का फॉर्मेशन कंपनीज एक्ट 2013 नाम के कानून के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवा के करता हूं, तो मेरा बिजनेस एक कंपनी बन जाएगा, वो एक कंपनी कहलाएगा। मतलब कंपनी बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है, बिना रजिस्ट्रेशन के कंपनी फॉर्म नहीं हो सकती। इसका मतलब हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ी थी कि भाई प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप वाले जो बिजनेसेस होते हैं, इनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, जबकि कंपनी तो भाई बिना रजिस्ट्रेशन के बनती ही नहीं है। अब भाई आज की क्लास में हम लोग जो कॉन्सेप्ट नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या होने वाला है भाई, तो इस कॉन्सेप्ट का नाम है सेपरेट लीगल एंटिटी, या फिर हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब देखो इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूं भाई, इट मीन्स बिजनेसमैन businessman and business both are different persons in the eyes of law। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमें ये सिखाता है कि बिजनेसमैन और बिजनेस कानून की नजर में ये दोनों लोग अलग अलग व्यक्ति माने जाते हैं। अब देखो इतना सुन के तो मुझे नहीं लगता ये समझ में आई होगी बात। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलते हैं भाई, एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। मान लेते हैं कि भाई एक पर्सन है जिसका नाम है मिस्टर ए। अब मिस्टर ए ने क्या किया भाई, मिस्टर ए ने प्लान किया कि वो एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे, और उन्होंने अपने बिजनेस का नाम सोचा कि भाई हम खोलेंगे ए एंटरप्राइजेस। ए एंटरप्राइजेस नाम का एक बिजनेस स्टार्ट करने की सोची इन्होंने। तो मिस्टर ए ने ए एंटरप्राइजेस नाम का एक बिजनेस सेटअप करने के बारे में डिसीजन लिया। अब बात यहाँ पे ये थी कि भाई मिस्टर ए के पास सफिशिएंट पैसा नहीं था बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उनके पास जो पैसा था वो कम पड़ गया। तो उन्होंने ये सोचा यार मैं क्यों ना बैंक से जाके लोन ले लूं। तो यहाँ पे उन्होंने बैंक विजिट किया लोन लेने के लिए। मिस्टर ए पहुंच गए बैंक, और मिस्टर ए को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोन चाहिए था, तो उन्होंने बैंक मैनेजर से जाके बात करी वहां पे कि भाई साहब मुझे बिजनेस के लिए लोन चाहिए, मैं बिजनेस सेटअप करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे जो बैंक मैनेजर होगा वो लोन ऐसे थोड़ी ना सैंक्शन कर देगा, वो कुछ डिटेल्स लेगा मिस्टर ए से। मिस्टर ए का पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड अदर डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे, वेरिफिकेशन की जाएगी, उनका सिविल स्कोर देखा जाएगा, काफी सारी चीजें मतलब देखी जाएंगी। और अगर बैंक को संतुष्टि हो जाती है, अगर बैंक को ऐसा लगता है कि हाँ भाई मिस्टर ए जो है ये हमारा लोन रीपे कर पाएंगे, तो बैंक उनको लोन सैंक्शन कर देगा बिजनेस के लिए। अब लेट्स से यहाँ पे ऐसा ही होता है कि बैंक ने पूरी वेरिफिकेशन कर ली, बैंक ने अपने हर तरीके से वेरिफिकेशन करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि मिस्टर ए जो है वो लोन रीपे करने में सक्षम है, और बैंक ने मिस्टर ए को लोन सैंक्शन कर दिया। लेट्स से यहाँ पे 5 लाख रुपए का लोन जो था वो लिया गया था, 5 लाख रुपीज का लोन मिस्टर ए ने ले लिया, लेट्स से मान लेते हैं ऐसा। अब बात यहाँ पे ये है कि मिस्टर ए ने 5 लाख का लोन ले लिया, और इस 5 लाख के लोन में से लेट से मैं ऐसा बोलता हूँ कि अपने बिजनेस को स्टार्ट करने में उन्होंने यहाँ पे 3 से 4 लाख रुपए लेट से यहाँ पे लगा दिए। मैं बोलता हूँ 4 लाख रुपीज यहाँ पे डायरेक्टली स्टार्टिंग में ही इन्वेस्ट कर दिए। उन्होंने एक शॉप रेंट पे ले ली, और मान लेते हैं उसका मंथली रेंट 50,000 था, 2 मंथ्स का उन्होंने डिपॉजिट भी दिया। फिर उन्होंने काफी सारा माल भी खरीदा होगा बेचने के लिए, तो गुड्स खरीदे होंगे जिनको वो बेचेंगे कस्टमर्स को। तो मान लेते हैं उनका फर्नीचर का काम था, फर्नीचर का बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया, तो उनको काफी सारा फर्नीचर भी तो लेके आना पड़ेगा अपनी शॉप के लिए, ताकि वो कस्टमर्स को बेच पाए। तो इस तरीके से करते करते लेट से उनके 4 लाख रुपए बिजनेस में लग चुके हैं। तो 5 लाख का लोन लिया था, 4 लाख उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे ना मिस्टर ए को इस लोन की ईएमआई पे करनी पड़ती होंगी, उनको किस्त देनी पड़ती होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो मान लेते हैं कि भाई आने वाले 5-6 महीने 7 महीने तक ये बिजनेस अच्छे से ग्रो कर रहा है,
और मिस्टर ए की अर्निंग भी ठीक ठाक हो रही है, वो लोन की ईएमआई वगैरह सही टाइम पे कर रहे हैं। बट मान लेते हैं 6-7 महीने के बाद कोई अनसर्टेनिटी हो जाती है, कोई ऐसी घटना हो जाती है जिसकी वजह से मिस्टर ए का बिजनेस लॉसेस में चला जाता है और लगातार 3-4 महीने तक बिजनेस लॉस में ही रह रहे हैं। अब होगा क्या यहाँ पे कि जब लगातार 3-4 मंथ्स तक बिजनेस लॉसेस में चलेगा, मिस्टर ए के पास पहले से खुद का पैसा था नहीं, उन्होंने बैंक से लोन लेके बिजनेस स्टार्ट किया था। अब यहाँ पे बैंक को ईएमआई भी देनी है, मिस्टर ए के खुद के पर्सनल एक्सपेंसेस भी होंगे अपने घर के, और मिस्टर ए ने जो ये बिजनेस स्टार्ट किया ये एक रेंटेड प्रॉपर्टी पे किया, उसका रेंट भी पे करना है, अपना स्टाफ जो उन्होंने रखा होगा उसको सैलरी वगैरह भी देनी है, और दुकान पे जो माल चाहिए बेचने के लिए वो भी खरीद के लेके आना है। मतलब काफी सारे खर्चे वैसे के वैसे ही हैं जैसे थे, लेकिन बिजनेस चला गया है लॉसेस में। इट मींस जितना खर्चा किया जा रहा है उतनी इनकम अर्न नहीं हो पा रही है, उतना पैसा कमाया नहीं जा रहा, तो देखा जाए तो बिजनेस लॉसेस में चला गया। अब हुआ क्या, मिस्टर ए ने 2-3 महीने लेट से मैनेज किया, उन्होंने जैसे तैसे करके सारे एक्सपेंसेस बियर किए, लेकिन अब ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि मिस्टर ए जो है वो कैश उनके पास है ही नहीं, अब कैश आउट हो चुका है, एकदम कैश बचा ही नहीं है उनके पास। अब वो क्या करेंगे, तो अब भाई उन्होंने ये डिसीजन लिया कि मैं इस लोन की ईएमआई पे नहीं कर रहा। सो लेट से उन्होंने लोन की ईएमआई डिफॉल्ट कर दी, पहली बार उन्होंने जिंदगी में लोन की किस्त नहीं दी। तो आपको क्या लगता है भाई, जब मिस्टर ए फर्स्ट टाइम डिफॉल्ट करेंगे तो बैंक क्या करेगा उनके साथ? तो बैंक भाई कुछ भी नहीं करने वाला। बैंक पहले महीने सिर्फ क्या करेगा, रिमाइंडर्स देगा, उनको कॉल एसएमएस ईमेल्स के थ्रू रिमाइंड करवाया जाएगा कि भाई आप अपनी किस्त देना भूल गए, आप पे कर दीजिए। अब लेट से मिस्टर ए ने कॉन्जिक्यूटिवली लगातार अगले महीने भी किस्त नहीं दी, सेकेंड मंथ में भी उन्होंने ईएमआई पे नहीं करी। अब क्या होगा भाई, तो अब जब वो सेकेंड मंथ भी लगातार ईएमआई पे नहीं करेंगे तो क्या होने वाला है, तो भी बैंक कुछ नहीं करने वाला भाई, यहाँ पे भी रिमाइंडर्स भेजे जाएंगे, कॉल एसएमएस ईमेल्स के थ्रू यहाँ पे मिस्टर ए को रिमाइंडर भेजे जाएंगे कि आपकी 2 मंथ से ईएमआई पेंडिंग चल रही है, बकाया चल रही है, आपने पे नहीं करी, पे करवा दीजिए। अब मान लेते हैं थर्ड मंथ आ गया लगातार कॉन्जिक्यूटिवली, अब बैंक क्या करेगा, तो अब देखो बैंक को थोड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। जब 3 महीने तक एक व्यक्ति लगातार किस्त पे नहीं करेगा तो बैंक क्या करेगा, सबसे पहले देखो यहाँ पे रिकवरी एजेंट्स को भेजा जाएगा मिस्टर ए के घर पे। रिकवरी एजेंट्स माने बैंक के कुछ एम्प्लॉयज होंगे जिनका काम होगा पैसा रिकवर करना। अब वो लोग जाएंगे मिस्टर ए के घर पे और मिस्टर ए को डरा के धमका के थोड़ा पैसा निकलवाने की कोशिश की जाएगी। अब लेट से मिस्टर ए जो है वो रिकवरी एजेंट्स को भी साफ साफ मना कर देते हैं कि भाई साहब पैसा है ही नहीं, आप एडी चोटी का जोर लगा लो, पैसा नहीं निकलने वाला है ही नहीं, पैसा काम धंधा ठप पड़ा है, मैं ईएमआई दे नहीं पाऊंगा। तो यहाँ पे रिकवरी एजेंट्स के थ्रू भी बैंक पैसा नहीं निकलवा पाएगा। बैंक क्या करेगा, बैंक मिस्टर ए को एनपीए डिक्लेयर कर देगा। एनपीए क्या होता है भाई, एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर कर देगा। नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब ये हुआ कि मिस्टर ए जो है अब वो किसी भी अदर बैंक में अगर लोन लेने जाएंगे तो उनको लोन नहीं मिल पाएगा। पहली बात तो ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट, उनका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा, वो किसी भी दूसरे बैंक में नया बैंक अकाउंट नहीं खुलवा पाएंगे, ना ही कोई लोन ले पाएंगे किसी अदर बैंक से। तो इसका मतलब भाई एनपीए डिक्लेयर हो गया मिस्टर ए। रिकवरी एजेंट्स के थ्रू भी बैंक ने पैसा निकलवाने की कोशिश करी, भाई मिस्टर ए ने पैसा नहीं दिया। अब भाई बैंक के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि बैंक जो है वो केस कर दे लीगली और मिस्टर ए से पैसा निकलवाने की कोशिश की जाए। अब यहाँ पे मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जब बैंक केस करने की सोचेगा, यहाँ पे जब बैंक सोचेगा कि मैं मिस्टर ए पे केस कर देता हूँ, तो केस किसके नाम पे किया जाएगा, मिस्टर ए के नाम पे किया जाएगा या ए एंटरप्राइजेस के नाम पे किया जाएगा, यही यहाँ पे मेरा सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अभी अभी हमने देखा था भाई जो सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, उसमें हमने ये पढ़ा कि बिजनेसमैन एक अलग व्यक्ति है, बिजनेस एक अलग व्यक्ति है, दोनों अलग अलग पर्सन है। तो केस किसके नाम पे किया जाए, क्या मिस्टर ए के नाम पे केस किया जाए बैंक के द्वारा, या फिर ए एंटरप्राइजेस के नाम पे केस किया जाए? तो देखो इसका जो जवाब है वो मैं सीधा सीधा नहीं दे सकता, यहाँ पे डिपेंड करता है, अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग जवाब होगा। अब लेट से सिचुएशन वन में ये मान लेता हूं कि मेरा ये जो बिजनेस था ए एंटरप्राइजेस, ये एक सोल प्रोप्राइटरशिप वाला बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटरशिप है ये, मिस्टर ए ने अकेले ही ये बिजनेस स्टार्ट किया था। लेट से मिस्टर ए ने ये बिजनेस अकेले ही स्टार्ट किया था, तो इसको थोड़ा यहाँ पे लिख लेते हैं भाई, मान लेते हैं कि सिचुएशन वन हमारी क्या है कि मिस्टर ए जो है
उन्होंने ये बिजनेस रन किया एज अ सोल प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटरशिप में ये बिजनेस रन किया। दूसरी सिचुएशन यहाँ पे मैं ये मान लेता हूँ कि भाई ये जो बिजनेस था ना, मिस्टर ए ने अपने किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर के साथ मिलके पार्टनरशिप में स्टार्ट किया था। लेट्स से ए एंटरप्राइजेज एक पार्टनरशिप फर्म है, लेट्स से ये एक पार्टनरशिप फर्म है। और सिचुएशन 3 में यहाँ पे ये ले लेता हूँ कि मान लो ये जो बिजनेस था ए एंटरप्राइजेस, ये मिस्टर ए ने कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्ट्रेशन करवा के फॉर्म किया था। मतलब ये जो बिजनेस था ये एक कंपनी था। अब देखो अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग आंसर आने वाले। अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई ये बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप था, और मैं आपसे ये पूछूं कि बैंक केस किसके नाम पे करेगा, मिस्टर ए या फिर ए एंटरप्राइजेस के नाम पे, तो यहाँ पे आपका आंसर अलग होगा। सेकंड वाले केस में भी, सिचुएशन में भी आपका आंसर डिफर कर सकता है, और थर्ड में भी। मैं बताता हूं ऐसा क्यों। क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट नंबर 1 में पढ़ा था कि जो प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप वाला बिजनेस होता है ना भाई, इसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं होता, ये रजिस्टर्ड नहीं होता। जबकि कंपनी बिना रजिस्ट्रेशन के फॉर्म नहीं हो सकती, नहीं बनाई जा सकती, बिना रजिस्ट्रेशन के कंपनी नहीं बनती। अब होता क्या है कि जब कंपनी बनाई जाती है, जब उसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है, तो हमारा जो कानून है, हमारा जो लॉ है, वो कंपनी को एक सेपरेट पर्सन की तरह ट्रीट करता है। कंपनी के पास वो सारे अधिकार हैं जो एक देश के व्यक्ति के पास होते हैं, एक देश के सिटीजन के पास होते हैं। कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है, कंपनी जो है वो किसी दूसरे व्यक्ति पे केस कर सकती है, कंपनी के नाम पे भी कोई दूसरा व्यक्ति केस कर सकता है। इट मींस कंपनी को वो सारी लिबर्टी मिलेगी जो एक व्यक्ति को, एक इंसान को मिलती है। हाँ बस ये है कि भाई कंपनी मर नहीं सकती, कंपनी बीमार नहीं पड़ सकती, है ना, कंपनी सांसें नहीं ले सकती। लेकिन अदरवाइज देखा जाए तो वो सारी की सारी लिबर्टी जो एक इंसान को मिलती है वो कंपनी को भी मिलती है, क्योंकि कंपनी रजिस्ट्रेशन के थ्रू बनाई गई है, एक लीगल प्रोसेस के थ्रू बनाई गई है, तो हमारा लॉ उसको एक पर्सन मान लेता है। जबकि प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप वाले बिजनेसेस को एक पर्सन नहीं माना जाता, उनको एक व्यक्ति ट्रीट नहीं किया जाता। अब अगर मैं ये बोलता हूं कि भाई प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप वाले बिजनेसेस को व्यक्ति ट्रीट नहीं किया जाता, तो उस सिचुएशन में तो भाई बैंक चाह के भी बिजनेस पे केस कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमारा लॉ उस बिजनेस को व्यक्ति मानता ही नहीं है। मतलब यहाँ पे सिचुएशन नंबर 1 की अगर मैं बात करूं कि अगर ए एंटरप्राइजेज एक प्रोप्राइटरशिप वाला बिजनेस था, तो यहाँ पे जो केस किया जाएगा वो केस मिस्टर ए पे ही किया जाएगा, ऑप्शन ही नहीं है और कोई, और यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा ना। तो यहाँ पे जो केस होगा भाई वो मिस्टर ए पे किया जाएगा। अच्छा सिचुएशन 2 की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे भी भाई आपको समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म का भी कोई रजिस्ट्रेशन तो हुआ नहीं होगा, मैंडेटरी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे जो केस है वो भी बिजनेस पे करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बिजनेस तो रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो यहाँ पे जो केस होगा वो पार्टनर्स पे किया जाएगा। लेट्स से मिस्टर ए के साथ मिस्टर बी नाम का एक और व्यक्ति है जो कि उनका पार्टनर है, तो उन दोनों पे ये केस किया जा सकता है। लेकिन अगर मैं थर्ड वाली सिचुएशन की बात करूं कि ए एंटरप्राइजेज एक कंपनी थी, तो कंपनी तो एक अलग व्यक्ति होती है। तो ऐसी सिचुएशन में ना जो केस किया जाएगा वो ए एंटरप्राइजेस पे किया जाएगा। इट मींस ए एंटरप्राइजेस को हम लोग एक अलग व्यक्ति मान रहे हैं, एक अलग पर्सन ट्रीट कर रहे हैं। तो हमने अभी ये देखा कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी को एक अलग व्यक्ति माना जाता है, जबकि प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप वाले बिजनेसेस को एक अलग व्यक्ति नहीं माना जाता। मतलब ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था सेपरेट लीगल एंटिटी का कि बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों को अलग अलग व्यक्ति माना जाएगा, भाई लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो सिर्फ कंपनीज पे अप्लाई हुआ, कंपनी को हम एक अलग व्यक्ति मानते हैं। प्रोप्राइटरशिप वाले बिजनेस को या पार्टनरशिप वाले बिजनेस को हम एक अलग व्यक्ति नहीं मानते। मतलब मैं यहाँ पे एक बात लिख सकता हूँ कि फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था सेपरेट लीगल एंटिटी का, ये सिर्फ कंपनीज पे अप्लाई होगा। मैं लिख सकता हूं कि दिस कॉन्सेप्ट अप्लाइज ओनली टू कंपनीज, दिस कॉन्सेप्ट अप्लाइज ओनली टू कंपनीज। तो अगर मैं प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी में से बोलूं कि भाई किस पे ये वाला कॉन्सेप्ट लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई होने वाला है, तो भाई सिर्फ कंपनी पे होने वाला है। कंपनी को हम एक अलग व्यक्ति मान के चलते हैं। अच्छा लेकिन हमें तो भाई अकाउंटिंग सीखनी है, हमें तो खाते बनाने सीखने हैं यहाँ पे। तो मुझे एक बात बताओ, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा? क्या अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसा ही होगा? क्या अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम कंपनी को एक अलग व्यक्ति मानेंगे, लेकिन प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप वाले बिजनेसेस को हम एक अलग व्यक्ति नहीं मानेंगे? तो देखो भाई यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। जब मैं बात करता हूँ फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, खाते बनाते समय क्या होने वाला है,
फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो भाई यहाँ पे पिक्चर थोड़ी सी चेंज हो जाती है। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो कॉन्सेप्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी वाला, ये सभी प्रकार के बिजनेसेस पे अप्लाई होता है। मतलब चाहे बिजनेस प्रोप्राइटरशिप वाला हो, चाहे पार्टनरशिप वाला हो, चाहे कंपनी वाला हो, मैं हमेशा ये मान के चलूंगा कि बिजनेस एक अलग व्यक्ति है और बिजनेसमैन एक अलग व्यक्ति है। तो भाई आज कसम खा लेना, आज कसम खा लेना, जब भी खाते बनाएंगे, जब भी अकाउंटिंग करेंगे, तो हमेशा बिजनेस को एक अलग व्यक्ति मान के चलेंगे, बिजनेसमैन को एक अलग व्यक्ति मान के चलेंगे। चाहे मेरा बिजनेस प्रोप्राइटरशिप वाली फॉर्म का हो, चाहे पार्टनरशिप वाली फॉर्म का हो, चाहे कंपनी वाली फॉर्म का हो, वो मैटर नहीं करता। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कॉन्सेप्ट है, इसको सभी प्रकार के बिजनेसेस पे अप्लाई किया जाता है। और क्योंकि ये सभी प्रकार के बिजनेसेस पे अप्लाई किया जाता है ना, तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एक अलग नाम दे दिया गया है। इसको बोला जाता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो अकाउंट्स में ना इस कॉन्सेप्ट को सेपरेट लीगल एंटिटी वर्ड के साथ यहाँ पे हम नहीं पढ़ते। यहाँ पे हम इस कॉन्सेप्ट को सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं बोलते, यहाँ पे हम इसको बोलते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसका मतलब ये है कि अकाउंटिंग करते समय बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों को अलग अलग व्यक्ति माना जाता है। मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि दिस कॉन्सेप्ट अप्लाइज टू ऑल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। This concept applies to all forms of business। तो सभी प्रकार के बिजनेसेस पे ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, जो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है। इट मींस बिजनेस को एक अलग पर्सन माना जाएगा और बिजनेसमैन को एक अलग पर्सन माना जाएगा। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना भाई, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट कि अकाउंटिंग करते समय बिजनेसमैन एंड बिजनेस दोनों को अलग अलग पर्सन माना जाएगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आगे जाके बड़ी बड़ी चीजें समझने में काफी हेल्प करने वाला है। तो मतलब आगे जाके ना काफी सारे डाउट्स जो है वो आपके सॉल्व होने वाले हैं इस छोटे से कॉन्सेप्ट की वजह से। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है भाई। तो इस वीडियो को यहाँ पे हम खत्म करते हैं भाई। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ।